तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में, उसमें हम लोगों का काम लास्ट क्लास में जहाँ पर रुका था दैट वाज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब ऑब्वियस है कि एनिमल से तुम लोगों को अपनी जो जर्नी है थोड़ी सी आगे बढ़ानी होगी, और अब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बट ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है इस चीज़ को जानने से पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने डाइजेशन वाला पार्ट पढ़े थे, तब उस दौरान पहले आपको मैंने ये बताया था कि कहाँ कौन से ऑर्गन्स का क्या यूज़ है, और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्वियसली साइड बाय साइड ये भी पढ़ते गए थे कि वो किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और फिर एकदम एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कैसे होता है। तो सिमिलरली पहले अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद हम यही आज की ही क्लास में ये देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों की जो गैसेस हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज होती हैं, या फिर किस तरीके से O2 अंदर आता है या फिर CO2 बाहर जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट रहेगा ब्रीथिंग वाला फिनोमेना, क्योंकि आखिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन गया, हमारी बॉडी में भी पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया, बट बेसिकली नोज से किस तरीके से वो अंदर गया, उस वक्त क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारा एंड का पार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो तुम लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास नोज़ है, नोज़ आप लोगों का इन्वॉल्व होता है। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ इन्वॉल्व था, यहाँ पे नोज़ इन्वॉल्व है। अब जब तुम मुंह खोलते हो तो तुम्हारे दांतों और जीभ के बीच में एक बहुत बड़ी सी हॉलो स्पेस है, जिसको हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में नाम दिया था बकल कैविटी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर तुम अपनी नोज को ध्यान से देखो तो हमारी नोज में वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, दिखते हैं, 2 गड्ढे, हम लोग जिसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इन नॉस्ट्रल्स को अगर तुम उनके अंदर देखोगे तो तुम्हें नाक के गड्ढों के अंदर हॉलो स्पेस देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारे नाक के बाल मौजूद होते हैं बेसिकली। तो जिस तरीके से माउथ में हमारे पास स्पेस थी और हमने उसको नाम दिया था बकल कैविटी, और मैंने उस वक्त तुम्हें बताया था कि आगे और भी ऐसी कैविटीज आएंगी जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना होगा। तो अब ये सेकेंड कैविटी हम लोगों की लाइफ में एंट्री ले रही है, दैट इज आप लोगों का नेसल पैसेज कहते हैं इसको, या फिर मैं ये कहूँ नेसल कैविटी, मतलब नाक के गड्ढों के अंदर वो जो आप लोगों की खाली स्पेस होती है ना, दैट खाली स्पेस इज नोन एज आप लोगों का नेसल कैविटी। तो एक नोज होता है, और नोज के बाद जो दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का नेसल कैविटी। ठीक है, समझ गए क्या होता है ये? ओके। उसके बाद तुम जो भी ऑक्सीजन या एयर कहूं अंदर लेते हो नोज से, जैसे आप खाना खाते थे तो माउथ से होते हुए खाना कहाँ जाता था? फूड पाइप में जाता था। तो सिमिलरली जो भी एयर हम ब्रीथ इन करते हैं वो एयर इस नेसल कैविटी से होते हुए हम लोगों की बॉडी के अंदर जाती है। बट ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाएगी बताओ? तो इसके लिए हम लोगों के पास, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप हुआ करता था, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होता है? विंड पाइप होता है। और जैसे ही तुम यहाँ पे बातचीत करते हो विंड पाइप की, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लेते हैं विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन हम लोगों की बॉडी के अंदर जाने के लिए निकल गई। अब जैसे फूड पाइप से होते हुए खाना स्टमक में जाता था, राइट, स्टमक से आगे कहाँ जाता है वो भी फिलहाल बातचीत करनी है, बट फूड पाइप खाने को कहाँ जाके ड्रॉप करता था? स्टमक पर। तो सिमिलरली विंड पाइप से जो एयर हम अंदर लेकर जाते हैं, ये एयर हम लोग कहाँ पे बोलो जाके छोड़ देते हैं? ये एयर कहाँ जाती है विंड पाइप के बाद? ये एयर जाती है एक दूसरे पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकाई कहती हूँ, छोड़ो ब्रोंकस नहीं कहती हूँ, इसको मैं कहती हूँ ब्रोंकाई या
ब्रोंकस के पास जब ये आप लोगों की चली जाती है एयर, तो उस ब्रोंकाई के पास एयर जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये एयर आप लोगों के एल्वोलीज के पास जाती है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो बेसिकली ये वो ऑर्गन्स हैं जो एक्चुअली में आप लोगों के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। बट ऐसे और भी ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन या फिर एयर ट्रैवल तो नहीं करती, बट हाँ वो भी इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ब्रोंकाई या एल्वोलीज है कहाँ, वेयर आर दे लोकेटेड, तो बेसिकली ब्रोंकाई और एल्वोलीज कोई ऐसे ऑर्गन्स नहीं है जो बॉडी में खुलेआम घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दे आर लोकेटेड इनसाइड अनदर ऑर्गन्स नोन एज व्हाट, आप लोगों का लंग्स, फेफड़े हिंदी में कहते हैं। जब भी आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो उससे पहले एक एड आता है ना कि अगर आप सिगरेट धूम्रपान करोगे तो आपके फेफड़े ऐसे हो जाएंगे, और गंदा सा सड़ा सा फेफड़ा हो दिखाते हैं आपको लंग्स, डैमेज लंग्स। तो बेसिकली ये आपके लंग्स आपका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे बॉडी में टोटल 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये दोनों लंग्स जैसे मान के चलते हैं, ये मैंने इस तरीके से लंग्स को ड्रॉ कर दिया, एक रफ डायग्राम बना रही हूं मैं। ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया लंग्स का। तो ये जो दोनों के दोनों हमारे लंग्स होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, ये इस तरीके से एक आर्क, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी। ठीक है, एक हम लोगों की पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं डायफ्राग्राम। ये डायफ्राग्राम, अब प्रोनाउंसिएशन देखो वेरी कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राग्राम। और ये डायफ्राग्राम क्या है, कुछ नहीं, बस एक मसल्स की एक पतली सी लेयर है। ठीक है, ये मसल्स की क्या है, पतली सी लेयर है। तो इस डायफ्राग्राम को भी हम लोग किस में इन्वॉल्व करते हैं, आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों के नोज से शुरू होता है। नोज के बाद हम लोगों के नेसल कैविटी के अंदर जाता है हवा, और उसके बाद हम लोगों के विंड पाइप के अंदर जाता है। विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई, और उसके बाद एल्वोलीज, है ना, और उसके बाद फिर वो कहाँ पे एंट्री ले लेता है बोलो, उसके बाद आप लोगों के और ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, बट देयर आर फ्यू ऑर्गन्स जहां से ऑक्सीजन डायरेक्ट अंदर तो नहीं जाती। ठीक है, बट हाँ वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। उनमें से एक होता है आप लोगों का लंग्स, जो कि बाबा पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा मजबूत पिलर है। जैसे हम बोलते हैं स्टमक, वैसे ये लंग्स है ना। अच्छा, और दूसरा होता है आप लोगों का डायफ्राग्राम, जो कि इनहेल और एक्सेल वाली प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल अभी रेस्पिरेशन में तो इसका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट हाँ ब्रीथिंग वाले फिनोमेना में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा नॉस्ट्रल्स, इसके बारे में तो तुम जानते ही हो कि नॉस्ट्रल्स नामक चीजें क्या है। अच्छा, 2 छोटे छोटे ऑर्गन्स और हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, और 2 छोटे छोटे ऑर्गन्स हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते में पड़ते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक को हम कहते हैं फेरिक्स। ठीक है, ये होता है हम लोगों का फेरिक्स, और दूसरा होता है आप लोगों के पास आपका वॉइस बॉक्स। ठीक है, जिसको हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं। ये 2 और ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते में आते हैं। सो टोटल अभी जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, दीज आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व आप लोगों के इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, सबके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऑर्गन्स होते हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों की डाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होती थी, तो सिमिलरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बेसिकली शुरू कहाँ से होता है, नोज से। ठीक है, ये आप लोगों का शुरू कहाँ से होता है, नोज से शुरू होता है। बिगिंस कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत नोज से होती है। और नॉस्ट्रल्स के बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें हमारे जो नाक में जो 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं ना, दैट 2 छोटा छोटा गड्ढे आर नोन एज व्हाट, होल्स। अब तुम ध्यान से देखोगे कि उन 2 छोटे छोटे गड्ढों के बाद, जैसे मान लेते हैं ये एक गड्ढा है, ठीक है, ये नाक का मान लेते हैं एक होल है,
तो इस होल के बाद अंदर कैसा होता है, एक ऐसा हम लोगों का पैसेज जाता है, ये एक अंदर एक पैसेज है, एक जगह है जाती है। तो बेसिकली ये जो अंदर की हॉलो स्पेस होती है, ये जो बेसिकली अंदर की हॉलो स्पेस होती है, दिस हॉलो स्पेस इज नोन एज विच कैविटी, नेसल कैविटी। इसे क्या कहा जाता है, नेसल कैविटी। अब इस नेसल कैविटी की ना एक बहुत ही मतलब खास बात होती है। क्या होती है बताओ इसकी खास बात? ये होती है कि इस नेसल कैविटी के अंदर में जब आप देखते हो तो आपको क्या होता है कि छोटे 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 ऐसे बाल होते हैं हम लोगों की नाक के अंदर। नाक के अंदर बाल होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। मुझे बताने की उसमें एक्स्ट्रा मतलब देते हुए उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है, सर्दी के सीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मी के सीज़न में भी फीलिंग आती है कि कुछ घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद, या किसी को हो सकता है दिन में एक बार, ऐसे लगता है कि उसकी नाक के अंदर कुछ जम गया है, राइट। ऐसा लगता है कि उसके नाक के अंदर कुछ जम गया है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लोगों से छुपकर हमारी नाक के अंदर जो भी जमा हुआ रहता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। करेक्ट है, राइट। तो आपके बाल जो नाक होते हैं ना, नाक के अंदर में बहुत ही छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स के अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे नाक के अंदर कुछ जम गया है, ठीक है। तो दैट जमा हुआ पार्ट इज नोन एज म्यूकस। जिस तरीके से हमारी माउथ के अंदर बोलो क्या होता था, सलाइवा होता था, वैसे ही हमारी नोज के अंदर क्या होता है, एक म्यूकस होता है। जिस तरीके से हमारा सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता था, म्यूकस भी हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है एग्जैक्टली वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हाँ वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है म्यूकस। अब जैसे क्या होता है, जब आप लोगों को खांसी हो जाती है, आपको कफ आता है ना, जब आप खांसते हो या फिर लेट्स से सर्दी हो जाती है तो नाक के अंदर से हम लोगों के कफ निकलता है बहुत सारा, हम रुमाल के थ्रू उसको निकाल देते हैं। तो एक्चुअली में दैट कफ इज बेसिकली म्यूकस, ठीक है। वो जो कफ हम लोगों का निकलता है जब हम बीमार पड़ते हैं, दैट इज व्हाट आप लोगों का म्यूकस। तो हमारी बॉडी में म्यूकस ऐसा नहीं है कि तभी सर्दी होती है तब प्रोड्यूस होता है। जब हमें सर्दी या खांसी हो जाती है बेसिकली, उस वक्त हमारी बॉडी म्यूकस की क्वांटिटी इंक्रीज कर देती है। बताओ, मतलब हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसा नहीं कि अभी तुम हेल्दी हो तो तुम्हारी बॉडी में म्यूकस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, बट जब आप लोगों को कफ हो जाता है या फिर लेट्स से सर्दी हो जाती है, तब आपकी बॉडी में ये म्यूकस ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, ठीक है। तब ये म्यूकस हमारे इसमें क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है। तो सिमिलरली हमारे नाक के अंदर बेसिकली हमेशा हर सीजन में म्यूकस होता है। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी बॉडी में तो हर 4 से 5 घंटे में वो म्यूकस मेरे नाक में आके जमा हो जाता है। हो सकता है कुछ लोग तुम में से ऐसे भी हो, क्योंकि मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो मुझे बहुत सारे एलर्जिक इश्यूज, डस्ट से लेकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। तो हो सकता है तुम में से कोई इंसान ऐसा हो जिसकी नाक में म्यूकस 2 दिन में शायद कभी जमा होता हो तो होता है, बट मेरे को तो दिन में हर 5 to 6 आवर्स बाद म्यूकस जमा होता है। एंड गर्मी के सीजन में तो ऐसा होता है कि रात में सोते सोते पता नहीं नाक में खून कहाँ से आ जाता है, पूरा नाक में खून आ जाता है। ऊपर से छोटो खून आया तो आया, खून जमा हो जाता है, पूरा ऐसा जम जाता है, ऐसा लगता है किसी ने वहां पे गम लगा दी है, और सुबह उसको ऐसे निकालने में बहुत एक्चुअली दर्द भी फील होने लगता है। तो ये जो म्यूकस होता है, ये या फिर जो ये फाइन हेयर्स होते हैं, ये आपकी नेसल पैसेज में करते क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि ये मौजूद है, तो इन लोगों का भैया कोई ना कोई फंक्शन होगा, तभी तो ये तुम्हारी मतलब नॉस्ट्रल्स के अंदर उस नेसल पैसेज में मौजूद है। तो बेसिकली इन लोगों का फंक्शन ये होता है कि जब भी हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, तो हमारे आजू बाजू एनवायरनमेंट में बहुत डस्ट पार्टिकल्स है। तो जो थोड़े भी बड़े लेवल के डस्ट पार्टिकल्स है, बड़े मतलब पत्थर लेवल के नहीं, ठीक है, हमारी नोज के अकॉर्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग बड़े लेवल के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये फाइन हेयर्स और ये जो म्यूकस होता है उस इम्प्योरिटी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, जो ये फाइन हेयर्स होते हैं वो दूसरी इम्प्योरिटीज या फिर
आप लोगों के जो म्यूकस है वो उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटी। अगर आप डस्ट पार्टिकल्स को अपने नाक के उस पैसेज में ही ट्रैप कर लेते हो तो ऐसे में बोलो क्या होगा कि जो भी आप गैस या फिर जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो वो बेसिकली आप एक कैसी एयर इनहेल कर रहे हो, प्योर आप एक एयर इनहेल कर रहे हो। इट डजंट मीन्स कि हम जो भी एयर इनहेल करते हैं वो 100% प्योर होती है, बिकॉज कुछ डस्ट पार्टिकल्स इतने 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 स्मॉल साइज के होते हैं कि हम लोगों के फाइन हेयर्स और म्यूकस उनको अंदर जाने से भी रोक नहीं पाते, बट बेचारे कम से कम कुछ तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे नेसल पैसेज में जो म्यूकस मौजूद होता है और जो हम लोगों के फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, इनका काम क्या होता है कि एयर के साथ अगर कोई इम्प्यूरिटी या फिर लेट्स से कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर एंटर कर रहे हैं तो कम से कम वो उनको अंदर जाने से प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करके रख सके, राइट। ये डन हो गया। अच्छा, अब आगे हम लोगों के म्यूकस मतलब खत्म हो गई म्यूकस की कहानी। अब होता है ऐसा है कि ये जो नेसल पैसेज थी, ये नेसल पैसेज इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है। तुम तो जानते ही हो, अब बॉडी के अंदर जाएगी ना हवा, ओके। तो बेसिकली ये जो हवा अंदर की तरफ जाती है, जब ये अंदर जाती है तो नीचे जाने के बाद हम लोग बेसिकली इसको कहने लगते हैं कि ये विंड पाइप है। नीचे जाने के बाद बेसिकली हम इस सेक्शन को कहने लगते हैं कि ये सेक्शन क्या है, हम लोगों का विंड पाइप, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। बट बात ये होती है कि इस नेसल पैसेज और आप लोगों के ट्रैकिया के बीच की जो ये जर्नी है, या इतने पार्ट में आप लोगों के दो और ऑर्गन्स आते हैं। दैट दो और ऑर्गन्स आर नोन एज आपका फेरेनेक्स, ठीक है, फेरेक्स आता है, और दूसरा आता है आपका लोगों का लेरिक्स। ये दो आते हैं। वैसे लेरिक्स को तुम्हें पता होना चाहिए क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। पेपर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब हम लोगों को लेबलिंग करने को दी जाए, ठीक है, कि आपकी बॉडी में फेरेक्स ऊपर है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि लेरिक्स ऊपर है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा याद रखना, फेरेक्स ऊपर आता है, लेरिक्स नीचे आता है। अब बेसिकली फेरेक्स और लेरिक्स है क्या, तो देखो इसको हम लोग इस डायग्राम के वाया समझेंगे। ये तुम लोगों के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। मेरी ड्राइंग उतनी प्रॉपर नहीं है इसलिए मैंने कहीं से चुरा लिया है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये तो भैया आपके टीथ है ना। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर में, ठीक है, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ तो यहाँ पीछे ये देखो, ये जो पार्ट है ये आप लोगों का क्या दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का विंड पाइप। बट विंड पाइप शुरू होने से पहले यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको उड़ा दूं, ये मुंडी में ऊपर से उड़ा दूं, ठीक है, तो ये चीज कैसी है, देखो ये आप लोगों का, अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा विंड पाइप है, तो विंड पाइप के शुरू होने से पहले यहाँ पे आपको अपने गले के पास एक स्वॉलन पार्ट दिखता है। स्वॉलन मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ, अगर आप अपने गले को टच करो तो आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ उठा उठा सा पार्ट लग रहा है। कुछ लोगों के तो बहुत ज्यादा स्वॉलन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक छोटा सा आपको ऐसा लगता है कि अच्छा अंदर एक स्वॉलन पार्ट है। दिस स्वॉलन पार्ट इज नोन एज आप लोगों का लेरिक्स। मतलब बेसिकली आप लेरिक्स को इस बात से तो जानते ही हो कि लेरिक्स आप लोगों की बॉडी के अंदर वॉइस बॉक्स का काम करता है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकिया जब शुरू होती है तो ट्रैकिया के टॉप में आपका लेरिक्स मौजूद होता है। तो बेसिकली मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपर एंड जो होता है ट्रैकिया का, उस ट्रैकिया के अपर एंड को हम लोग क्या कहते हैं, लेरिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इस लेरिक्स के ऊपर भी कुछ होता है क्या। बिल्कुल, इसको मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, एपिग्लॉटिस करके हम लोग एक टर्म सीखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, तब हम लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। लेकिन लेरिक्स के ऊपर की तरफ, ठीक है, लेरिक्स के ऊपर की तरफ आप लोगों का जो माउथ होता है और जो विंड पाइप होता है ना, माउथ और विंड पाइप के बीच में, मतलब उस तरफ की जो जगह होती है बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं फेरिक्स। ये हम लोग जब कल एपिग्लॉटिस वाला पार्ट सीखेंगे ना, तब मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगी। बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो माउथ और आप लोगों का विंड पाइप होता है, उस तरफ की एक बेसिकली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का क्योंकि मेन फोकस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, तो इसमें फेरिक्स को उतने डिटेल में फिलहाल नहीं बता रही हूँ। अब होता कैसा है कि ये जो विंड पाइप है, जैसे जैसे ये नीचे जाता है,
आगे जाके ये जो वेंट पाइप है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, भैया होना ही पड़ेगा, एक राइट लंग के लिए, एक लेफ्ट लंग के लिए। तो देखो ये आपका वेंट पाइप है, देखो ये धीरे 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 क्या हो गया, आप लोगों के लंग्स के अंदर ये देखो एंट्री ले गया। ये बेसिकली ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का लंग्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, आप लोगों के लंग्स के अंदर एंट्री ले चुका है। तो ट्रैकिया आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद वो लंग्स के अंदर चला जाता है। बट ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, दीज टू पार्ट्स आर नाउ नोन एज आप लोगों का ब्रोंकाई। ये चीज क्या कहलाती है, ब्रोंकाई। मतलब बेसिकली ब्रोंकाई होता क्या है, जब आप ट्रैकिया को क्या कर देते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, है ना। ट्रैकिया के आपने क्या कर दिए, 2 पार्ट्स क्रिएट कर दिए। तो वो जो 2 पार्ट्स बेसिकली हम क्रिएट करते हैं, दैट 2 पार्ट्स आर नोन एज आप लोगों का व्हाट, ब्रोंकाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। लेकिन ये ब्रोंकाई क्या होता है, लंग्स के अंदर और पेनिट्रेट करता है। तो तुम ये देखो कि यहाँ पे इस ब्रोंकाई की जो विड्थ थी वो अच्छी खासी थी, मतलब मोटा ब्रोंकाई था हम लोगों का। बट जैसे जैसे ये लंग्स के अंदर जाता है, धीरे धीरे तुम ये देखना कि ये ब्रोंकाई देखो पतला होता जा रहा है। समझ रहे हो, ये देखो कैसा पतला होता जा रहा है। फिर आगे और गया, देखो और पतला हो गया। इसका मतलब ब्रोंकाई आगे जाके उसका जो डायमीटर है, उसका जो विड्थ है, वो और कम होता जाता है। ठीक है, ये और मतलब बेसिकली क्या होने लगता है, फर्दर और टूटने लगता है, इसके और पार्ट्स होने लगते हैं। तो जब हम लोग ब्रोंकाई को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई ट्रैकिया था, ट्रैकिया के 2 पार्ट्स हुए, है ना, और उन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने क्या कहा, ब्रोंकाई कहा, दोनों को। ब्रोंकाई इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। कई बार बुक्स में लिखा रहता है ब्रोंकस, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रोंकस हम किस चीज को कहते हैं। ब्रोंकस इज अ सिंगुलर वर्ड। अगर लेफ्ट में जो ट्रैकिया गई, अगर आप लेफ्ट वाली ट्रैकिया के बारे में बात कर रहे हो तो उसे कहोगे ब्रोंकस। राइट वाली ट्रैकिया के बारे में बात कर रहे हो, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का ब्रोंकस। बट अगर लेफ्ट और राइट कलेक्टिवली बात कर रहे हो, प्लूरल, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, ब्रोंकाई। ठीक है, ओके। फिर ब्रोंकाई जाके फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे आप लोग अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन करोगे तो जूम इन करके तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे देखो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेसिकली। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वाली देखो, ये ब्रोंकस आगे जाके और फर्दर डिवाइड हुई, तो हर ब्रोंकस के आगे फर्दर डिवीजन होने के बाद उनके एंड में कुछ ये ग्रेप्स, ऐसा लगता है ना अंगूर लटक रहे हैं, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है, राइट साइड में भी दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमको चीजें दिखती है ना, दीज आर नोन एज आप लोगों का एल्वोलीज। इन्हें हम लोग कहते हैं एल्वोलीज, या फिर इन्हें कहा जाता है एयर सैक। और ये आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, ठीक है, तो आप उसे कहोगे एल्वोलीज में होता है। कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये कहाँ होता है, एल्वोलीज में। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि ब्रोंकाई आगे जाकर और फर्दर डिवाइड हो रहा है स्मॉलर ब्रांचेस में, पता नहीं कितनी स्मॉलर ब्रांचेस में। तो बेसिकली उन स्मॉलर ब्रांचेस को फर्दर हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर है। विंड पाइप लेफ्ट और राइट साइड में चला गया, ठीक है, दैट आर नोन एज आप लोगों का ब्रोंकस, अगर मैं सिंगुलर में बात करूं तो। फिर हर ब्रोंकस जैसे जैसे लंग्स के अंदर जाती है वो और फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है, एंड हर उस छोटे छोटे फर्दर पार्ट को उस विंड पाइप के और छोटे छोटे ब्रांचेस निकलने लगते हैं, दैट आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जिस तरीके से क्या होता है, पेड़ होता है, पेड़ का रूट के पास से देखना एक मेन ट्रंक होता है, फिर धीरे धीरे पेड़ ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो उसकी स्टेम्स निकलती हैं, मोटी मोटी स्टेम्स। ठीक है, फिर तुम देखते हो कि उन मोटी मोटी स्टेम्स के और भी और छोटी छोटी स्टेम्स निकलती है, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, किसी उस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में। तो बेसिकली वही हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। विंड पाइप था,
लेफ्ट राइट जाने के चक्कर में बेचारे के 2 डिवीजन हो गए। ईस्ट सिंगुलर भाषा में अगर मैं बात करूं देन इट इज नोन एज व्हाट, ब्रोंकस। और हर ब्रोंकस जैसे जैसे बॉडी के अंदर घुसता जाता है वो और फर्दर डिवाइड होता जाता है, दैट आर नोन एज व्हाट, ब्रोंक्यूल्स। वो चीजें क्या कहलाती हैं आप लोगों के, ब्रोंक्यूल्स। हाँ, ब्रोंक्यूल्स के आगे आपको क्या दिखते हैं, ये इस तरीके के ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलीज कहते हैं। तो ये मैंने तुम लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया। ठीक है, अच्छा अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक चीज तुमको थोड़ी सी और पता होनी चाहिए कि हमारा जो विंड पाइप होता है ना, ये हमारा जो विंड पाइप होता है, लेट्स से मैंने ये ट्रैकिया को ड्रॉ किया, ये मान लो मेरी ट्रैकिया है, तो इस ट्रैकिया के ये बेसिकली विंड पाइप या कोई दूसरा ऑर्गन्स किस चीज से बना है, टिश्यूज से बना है ना, टिश्यूज से बना हुआ है। तो फिलहाल तो अभी हमें ये याद रखना है कि आप लोगों का जो ये विंड पाइप होता है, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है, मतलब फूड पाइप से भी ज्यादा ये डेलिकेट है। ठीक है, फूड पाइप से भी ज्यादा ये डेलिकेट है। होता कैसा है कि आप जब ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करते हो, आप अगर इस ट्रैकिया को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखते हो कि इस ट्रैकिया के आजू बाजू ये रिंग लाइक छोटी छोटी रिंग शेप की हड्डियां होती हैं। मतलब जिस तरीके से हड्डी होती है ना पतली, जैसे आप अपने कान को टच करो, अपने कान के अपर पार्ट को टच करो, वहां पे आपको हल्का हल्का सा कठोर हार्डनेस फील होती हुई मिलती है, तो वहां क्या होती है, हड्डी होती है, बट बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है। ठीक है, हमारे हाथ और हमारे पाँव के जैसी कड़क हड्डी नहीं होती हमारे कानों के पास, बहुत सॉफ्ट हड्डी होती है। तो वैसे ही हम लोगों के जो ट्रैकिया होता है, उस ट्रैकिया को भी सराउंड करती है, बोलो क्या, आप लोगों की बोन्स सराउंड करती है। कौन सराउंड करती है, आप लोगों की बोन्स सराउंड करती है। अच्छा, अब ये जो बोन्स होती हैं बेसिकली, इन बोन्स को हम लोग कहते क्या हैं, इन बोन्स को कुछ नाम तो दिया गया होगा ना, यस, इनको नाम दिया जाता है, दीज बोन्स आर नोन एज आप लोगों का कार्टिलेज। क्या कहलाता है, ये कार्टिलेज कहलाता है। बट द पॉइंट इज, हमारे विंड पाइप के आजू बाजू इस कार्टिलेज का आखिर यूज क्या है। तो देखो, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में करके देखना, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या यूज है। घर में अगरबत्ती, ठीक है, सभी के घर में आती होगी। अच्छा, अब ये अगरबत्तियां जब आती हैं, जैसे एक डब्बे में आती हैं, तो छोटे छोटे देखना उसके अंदर पन्नियां होती हैं, उन पन्नियों के अंदर वो 10 से 15 अगरबत्तियां भरी हुई होती हैं, है ना, ऐसी लंबी लंबी एक पन्नी होती है, पन्नी। उस पन्नी को लेना, अपने मुंह के पास रखना, फूंक मारना। मैंने एग्जैक्टली वही पन्नी क्यों ली, क्योंकि इट विल लुक लाइक अ विंड पाइप, अदरवाइज तुम बलून भी ले सकते हो। तो जब तुम फूंक मारते हो उसके पन्नी के अंदर, जब तुम हवा भरते हो, तो देखना वो कैसी एक्सपैंड हो जाती है, एकदम फूल जाती है, बलून कैसे फूल जाता है हवा भरने के बाद। हाँ, बट अगर मान लेते हैं आपने अपना मुंह हटा लिया, तो इट मीन्स क्या, कि वो जो एयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लेट से बाहर आती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में एयर बाहर नहीं आती, हमारी ह्यूमन बॉडी में एयर अंदर लंग्स के पास चली जाती है। बट आप ये कह सकते हो कि ट्रैकिया के पास से एयर चली गई। जिस तरीके से जब मैं माउथ हटाती हूं तो बलून की सारी एयर बाहर आती है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती है, नीचे से तो बलून क्लोज रहता है, लेकिन वो वापस आ जाती है। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, है ना, तो इनहेल करने के बाद क्या होता है, वो एयर अंदर चली जाती है बॉडी के लंग्स के पास। मतलब ट्रैकिया से होते हुए वो कहाँ चली गई, नीचे लंग्स के पास चली जाती है। अब मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर जब इनहेल करते हो, तो हमेशा इनहेल 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 की तो करते रहते नहीं हो, इनहेल के बाद आप एक्सहेल करते हो, राइट। या फिर हो सकता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप अपनी सांस रोक कर बैठे हो, सांस रोक के बैठे हो मतलब आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपके विंड पाइप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं है। अब तुम इमेजिन करो उस बलून को जिसके पास कोई गैस नहीं होती, कोई हवा नहीं होती। बिना हवा के बलून क्या होता है, पिचक जाता है। देखियो ना कैसा हो जाता है। बस तो अगर मान के चलते हैं ये कार्टिलेज नहीं होते, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लोगों के पास एयर नहीं होती, जब हम लोगों के विंड पाइप में एयर लेट से कभी नहीं होती, तो ये ऐसे में बिना एयर के ये विंड पाइप आपका क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो बेसिकली उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए
ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है ये कार्टिलेज। ये उसको कोलैप्स यानी कि गिरने से, टूटने से, फटने से, रप्चर होने से बचाने के लिए आपका ये कार्टिलेज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है बताओ? इसका बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है कि आपका जो बहुत ही डेलिकेट विंड पाइप है, इन केस अगर कभी वहां पे हवा नहीं हुई तो वो ताकि कोलैप्स ना हो जाए, तो इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए आजू बाजू कौन होता है? आप लोगों का ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, इन लंग्स की जो ये स्किन होती है, मतलब आउटर स्किन जो होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये लंग्स की जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है आप लोगों की एक स्पेशल चीज से बनी हुई होती है। ठीक है, एंड दी स्पेशल चीज इज नोन एज प्लोरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लोरा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? कुछ नहीं, एक मेम्ब्रेन है, बट हम लोगों का लंग्स जो रहते हैं वो इस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। सो देयर वो भी एक नहीं, दो मेम्ब्रेन होती है, एक नहीं बल्कि कितनी होती है? दो पतली पतली थिन मेम्ब्रेन होती हैं हमारी लंग्स की आउटर बाउंड्री में, दैट आर नोन एज व्हाट? प्लोरा। ठीक है, अच्छा, हर लंग्स के नीचे, मतलब हर लंग मतलब दो लंग्स होती है हमारे पास, इस लंग्स के नीचे एक ऐसा आर्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रीथिंग वाली प्रोसेस में पढ़ेंगे, और इसका रेस्पिरेशन में आज सच उतना रोल नहीं होता, बट हाँ जब आप ब्रीथिंग वाला फिनोमेना पढ़ोगे तब आपको इसका रोल समझ में आएगा, एंड दिस इज नोन एज डायफ्राग्राम। बराबर, ये आप लोगों का डायफ्राग्राम कहलाता है। अब बात ऐसी है कि हमने बेसिकली पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। बस इतना ही है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि नोज है, नॉस्ट्रल्स है, नेसल पैसेज है, उसके बाद फेरेनेक्स है, लेरेनेक्स है, आपका विंड पाइप है। फिर विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट आर नोन एज आप लोगों का व्हाट? आप लोगों का व्हाट? आप लोगों का क्या? ब्रोंकस सिंगुलर। फिर ब्रोंकस और फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं एल्वोलीज। बराबर, अच्छा, अब ये ब्रोंकियोल्स और एल्वोलीज रहते किसके अंदर है? लंग्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, दोनों लंग्स किसके ऊपर रेस्ट करती हैं? डायफ्राग्राम के ऊपर रेस्ट करती हैं। लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दो थिन मेम्ब्रेन से बनी होती है, एंड ईच थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का प्लोरा। हम लोगों का जो विंड पाइप होता है वो सॉफ्ट बोन से मतलब सराउंडेड होता है। क्यों उसे हम लोग वैसे कहते हैं क्या है? कार्टिलेज। क्यों सराउंडेड होता है? ताकि जब हमारी बॉडी में हवा, लेट्स से उस विंड पाइप में जब हवा ना हो तो बिना हवा के हमारा जो विंड पाइप है वो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। सो देयरफॉर उसको कोलैप्स होने वाली सिचुएशन से बचाने के लिए क्या होता है? आप लोगों का वहां पर सॉफ्ट बोन्स होती है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये जो दो लंग्स आप देख रहे हो ना, इन दो लंग्स के बीच में आपको एक खाली स्पेस देखने को मिल रही है क्या? क्या तुम लोगों को ये खाली स्पेस इन दोनों लंग्स के बीच में देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो खाली स्पेस आपको लंग्स के बीच में देखने को मिलती है, इस खाली स्पेस में आपकी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गन यहां रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। दैट ऑर्गन इज हार्ट। यहाँ पे ये जो दो लंग्स आप लोगों को दिख रही है ना, ठीक है, ये जो दो लंग्स आप लोगों को दिख रही हैं, इस लंग के बीच में रहता है हम लोगों का हार्ट। ये मेरा हार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये एक हॉलो स्पेस है। बराबर, बेसिकली ये क्या है? एक प्रकार की हॉलो स्पेस है। अच्छा, और ये हॉलो स्पेस कहाँ है? आप लोगों के दो लंग्स के बीच में। ये हॉलो स्पेस कहाँ है? दो लंग्स के बीच में, है ना। अच्छा, तो और इसमें रहता कौन है? इसमें रहता है आप लोगों का, बोलो कौन? इसमें रहता है आप लोगों का हार्ट। सो बेसिकली दिस हॉलो स्पेस, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं थोरैक कैविटी। ठीक है, मतलब ये अभी तक तुम्हारी लाइफ में बोलो कौन सी कैविटी हो गई? ये तीसरी कैविटी हो गई। एक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, एक रेस्पिरेटरी में हमने नेसल कैविटी पढ़ी, और यहाँ पे जस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ रहता है हार्ट, और इसे हम कहते हैं थोरैक कैविटी, बट इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ये हार्ट के बारे में मैं बता क्यों रही हूँ तुम्हें? होता ऐसा है कि हमारा ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है। टिल्ट मतलब एकदम वर्टिकली स्ट्रेट वो लंग्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है, वो वर्टिकली स्ट्रेट लंग्स के बीच में नहीं होता, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, वो क्या होता है? थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अब टिल्टेड मतलब बेसिकली
जो हार्ट होता है हम लोगों की जो लेफ्ट वाली लंग होती है, लेफ्ट वाली लंग के तरफ ऐसा हल्का सा झुका हुआ रहता है ना, ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए ना, स्ट्रेट ना रह के वह हल्का सा लेफ्ट वाली लंग की तरफ झुका हुआ रहता है। अब क्योंकि वो लेफ्ट वाली लंग की तरफ झुका हुआ रहता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो लेफ्ट लंग होती है, ठीक है, वो जो लेफ्ट लंग होती है उसको उतनी स्पेस नहीं मिल पाती जितनी स्पेस राइट लंग को मिलती है। अब तुम बोलोगे नहीं मैडम लंग को भी थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक जीके फैक्ट है, इस जीके फैक्ट को आप याद रखिए कि ह्यूमन बॉडी में जो लेफ्ट वाला लंग होता है उस लेफ्ट वाले लंग का जो साइज होता है वो एज कंपेयर टू राइट वाला लंग उसके कंपेयर में बोलो कैसा होता है, आप लोगों का छोटा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट हल्का सा लेफ्ट वाली लंग की तरफ क्या होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक जीके फैक्ट था। ओके, अच्छा अब हम लोगों को बात ये करनी है कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके गैसियस एक्सचेंज होता कैसे। मैं अभी वैसे तो इस बारे में मैं ऑलरेडी कल की क्लास में भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं एल्वोलिस के साथ। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में मैंने ये बिल्कुल बात नहीं की कि ब्रीथिंग कैसे होती है। अब भैया अंदर ऑक्सीजन आ गई है, कैसे आई है नहीं आई है वो सब छोड़ो, आ गई है, बस इतना याद रखो। अब देखो हम लोग एल्वोलिस का एक डायग्राम लिखते हैं। आपको जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना वो बेसिकली देखो ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगी, इसको हम लोग कहेंगे आप लोगों का ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल्स के एंड में देखो आपको ये बलून या फिर सैक लाइक या ग्रेप लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज आप लोगों का क्या, एल्वोलिस। इनका प्लूरल फॉर्म, ठीक है, एल्वोली अगेन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुत सारी एल्वोलिस को, मतलब बहुत सारे ग्रेप्स को हम लोग बेसिकली एल्वोलिस कह रहे हैं। अगर मैं सिंगुलर एक सिंगल के सैक के बारे में बात करती हूँ तो इसको हम लोग कहते हैं एल्वोलस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलस। इतनी इंग्लिश ग्रामर में नहीं घुसना है, बट फिर भी अगर किसी को बायोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार है तो वो याद रखें। होता ये है कि आपके हर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में देखो ये ब्लड, आपकी कैपिलरीज कैसी देखो, एक जाल बना के मकड़ी के जाले के जैसे हर एल्वोलिस के ऊपर चिपक गई है। दिख रहा है कैसी चिपकी हुई है, मतलब आपकी एल्वोलिस ऐसी फ्री नहीं होती है जैसा हम लोगों का ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर ऐसा ऐसा बहुत सारी ब्लड वाली वेसल्स के ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स ऐसी चिपकी हुई रहती है। इसके ऊपर नेटवर्क बना होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स का। तुम देख रहे हो कि कुछ ब्लड वेसल्स को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, कुछ वाले को उसने रेड कलर से इंडिकेट किया है। ये क्या है ये सारी चीजें, तो पहले तो हम लोग पहले ये चीजें क्या है समझते हैं। ये जो उस एल्वोलिस के ऊपर चिपकी हुई है ना, वो जो इसके ऊपर चिपक गई है आकर, वो क्या है, बहुत बारीक बारीक सी ये दोनों की दोनों हम लोगों की बेसिकली ब्लड कैपिलरीज है। क्या है ये, हम लोगों की ब्लड कैपिलरीज। हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उल्लेख है जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि आगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आर्टरीज, वेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज की एक बहुत ही स्पेशलिटी होती है कि ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं। थिन मतलब पतली। और जो एल्वोलिस होती है ना, ये एल्वोलिस भी आप लोगों की क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं। अब अगर तुमने कल की क्लास अच्छे से की है तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि जब दो थिन सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, जब दो थिन सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो काम देखो कुछ इस तरीके का होता है आप लोगों का कि ये जो एल्वोली है, इस एल्वोलिस को क्या मिला है, ऊपर से एयर आ रही है, हमने इनहेल किए ना एयर, एयर में बोलो क्या है, O2 है। तो अभी आपकी एल्वोलिस में O2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली आपकी एल्वोली O2 रिच है और CO2 से डेफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स है या फिर मैं कहूँ ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज घूम कर आ रही है। कहां से घूम कर आ रही है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास से घूम घूम के आ रही है। जब ये ब्लड कैपिलरीज अलग अलग ऑर्गन्स के पास से घूम कर आती हैं तो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर O2 की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऑर्गन्स के पास अगर ये ब्लड जाएगा तो ऑर्गन्स O2 ले लेते हैं ना रेस्पिरेशन करने के लिए, और बदले में क्या दे देते हैं, CO2 दे देते हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो ऑर्गन्स के पास से घूम घुमैया करके आ रही है, इनके पास O2 की डिफिशियंसी है बट CO2 से भरी हुई है। अब तुम तो जानते हो
कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन। एल्वोलीज के अंदर का O2 निकल के किसके अंदर आ जाएगा, ब्लड वेसल के पास आ जाएगा, और ब्लड वेसल के अंदर का CO2 एल्वोलीज के अंदर चला जाएगा, और यही CO2 को फिर हम लोग एक्सेलेशन वाली प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर थ्रो कर देंगे। और जब इस ब्लड कैपिलरीज को O2 मिल जाएगा तो ये O2 को लेकर अलग अलग ऑर्गन्स के पास वापस चली जाएगी। और जब ये ऑर्गन्स के पास ये वाला ब्लड जाएगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो सारे सेल्स, मतलब जो जो सेल्स के पास ये ब्लड जाएगा, सारे सेल्स उसमें से क्या करेंगे, O2 निकाल के अपने पास रख लेंगे, और बदले में वापस से इस ब्लड कैपिलरी को क्या दे देंगे, CO2। तो वापस से ब्लड कैपिलरी बोलो क्या करेगी, CO2 लेकर फिर एल्वोलीज के पास चली जाएगी, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। खत्म। तो इनडायरेक्टली एल्वोलीज के ऊपर ये जो नेटवर्क, ये जो चिपका हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आपको मकड़ी का जाला दिख रहा है, ये क्या काम करता है, एक तरफ से अच्छा खून आता है, ठीक है, एक तरफ से आप लोगों का गंदा खून आता है, गंदा खून यानी कि CO2 वाला खून आता है, CO2 वाला ब्लड आता है। फिर ये CO2 वाले ब्लड का देखो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर है, फिर हल्का हल्का देखो वायलेट कलर हुआ, फिर धीरे धीरे और हल्का कलर हुआ, फिर देखो फाइनली रेड कलर हो गया, और फिर ये रेड कलर वाला खून वापस से चला जाता है कहाँ पे, टूवर्ड्स ऑर्गन। ठीक है, कहाँ चला जाता है, टूवर्ड्स ऑर्गन। ठीक है, ये ब्लड उसके अंदर से फ्लो होता हुआ कहाँ चला जाता है, ऑर्गन्स के पास। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। ठीक है, ये रिपीट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ऑक्सीजन मिलना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन नामक प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होती किस काम के लिए, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए, है ना। इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग फटाफट क्या कर सके, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। और ये काम कौन कर पाता है, ये काम ह्यूमन ब्लड कर पाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड के अंदर, मतलब ह्यूमन ब्लड मतलब बेसिकली, क्योंकि मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ, इससे मैं ह्यूमन ब्लड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर बोलो कौन होता है, कल हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ही उसको एल्वोलीज से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ब्लड को जैसे ही एल्वोलीज से ऑक्सीजन मिलता है, उस ब्लड के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन होता है उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता है, हीमोग्लोबिन फ्लो होता है, और हीमोग्लोबिन फ्लो होता है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ्लो होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से काफी आसान है। अच्छा, अब इसके अलावा जो हम लोगों का कल नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा ब्रीथिंग। मतलब जब तुम इनहेल करते हो या फिर जब तुम एक्सहेल करते हो, तो तुम्हारी जो लंग्स होती हैं या फिर जो तुम्हारा डायफ्राग्राम होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या होता है उस पूरी प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम लोग फिलहाल यहाँ पे